डियर स्टूडेंट, टुडेज आवर टॉपिक इज सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इससे पहले वाले वीडियोस में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो कई तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, क्यूनरी। तो हम इस चैप्टर में सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है? जो हमें प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से प्रोडक्ट मिलते हैं, उन प्रोडक्ट्स को प्रोसेसिंग करके, रिफाइन करके, उन प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करके हम मोर यूज़फुल बनाते हैं, मोर वैल्यूएबल बनाते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने क्वेरिंग की, खनन किया और उससे हमें आयरन ओर मिली, एक कच्चा आयरन मिला। हमारे लिए वो किसी काम का नहीं है, लेकिन हम उसकी इंडस्ट्री में ले जाकर प्रोसेसिंग करेंगे, उससे फिर यूज़फुल चीज़ें बनेंगी। जैसे रेल के स्लीपर्स बन जाएंगे, रेल की पटरियाँ बन जाएंगी, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। आयरन एंड स्टील की शीट्स बन जाएंगी, उन शीट्स से फिर बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी। एग्रीकल्चर से हमें कॉटन मिला, कॉटन की खेती की हमने, कॉटन मिली। एग्रीकल्चर प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उससे हमें कॉटन मिल गया, लेकिन हम उसकी इंडस्ट्री में ले जाके प्रोसेसिंग करेंगे, उस कॉटन से फिर क्लॉथ बनाएंगे। वो हमारे लिए काम की है, वो क्लॉथ्स हमारे लिए काम के हैं, उनकी वैल्यूज़ ज़्यादा है। तो हमें जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से प्रोडक्ट मिले, उन प्रोडक्ट की हमने प्रोसेसिंग की, रिफाइनिंग की, और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ कहलाती हैं वो कहलाती हैं सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रोडक्ट को यूज़फुल, वैल्यूएबल तो बनाती हैं, साथ के साथ में इनके बहुत सारे अदर एडवांटेजेस भी हैं। जैसे ये अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को रिमूव करने में बहुत काम करती हैं। यानी जो हमारी मिल्स हैं, जो हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो वो सब लोग, इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक सोर्स भी है। जैसा आजकल के कुछ बीते दिनों के सिनेरियो में हम देख सकते हैं, बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं, महाराष्ट्र से, गुजरात से, यूपी में आ रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं, जो उनका नेटिव प्लेस है। तो आखिर ये लोग गए क्यों थे वहाँ पर? तो ये वहाँ की इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ की फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए गए हुए थे। तो इंडस्ट्रीज़ ने, फैक्ट्रीज़ ने इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया हुआ था। दूसरा है, जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वो हमें बताता है कि हम प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जा रहे हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी, जो इंडिकेटर्स हम लोगों ने मॉडर्न सोसाइटी के बना रखे हैं, उस ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एक इंडिकेटर है, आपको बताता है कि आप ट्रेडिशनल से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। जैसे हमारे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लगी हुई है, वो सेकेंडरी की तरफ मूव नहीं किए तो बहुत कम किए। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, विकसित देश हैं, वहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन हमारी सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगी हुई है। तो ये होती क्या है? प्राइमरी प्रोडक्ट को रिफाइन करते हैं, मोर वैल्यूएबल बनाते हैं, मोर यूज़फुल बनाते हैं। वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती हैं। ये पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ जाने वाला एक इंडिकेटर है। तो ये हमारा था कि सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। अब अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो इंडस्ट्रीज़, हर एक इंडस्ट्री हर जगह पर नहीं लगाई जा सकती। उसके कुछ फैक्टर्स हैं, उसकी कुछ वजह है कि वो पर्टिकुलर उसी प्लेस पर इस्टेब्लिश की जाती है। ऐसी क्या वजह है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ कहीं पर इस्टेब्लिश हैं, कुछ इंडस्ट्री कहीं पर इस्टेब्लिश हैं। और हम देख सकते हैं कि हर एक इंडस्ट्री को हम हर एक जगह पर नहीं लगा सकते। तो उसकी कुछ वजह हैं। जैसे पहली वजह है रॉ मटेरियल। कोई भी इंडस्ट्री है, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, अच्छा पदार्थ चाहिए। उसी चीज़ को तो प्रोसेसिंग करेगी, रिफाइन करेगी और वैल्यू प्रोडक्ट बनाएगी। अगर रॉ मटेरियल बल्की है, भारी है, और ऐसा रॉ मटेरियल है जिसकी हम प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद में हमें जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट थोड़े कम क्वांटिटी में मिलेगा। मान लीजिए हमने 5 टन किसी प्रोडक्ट की, किसी रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग की और मिला 1 टन, तो यानी बल्की है और उससे मिलने वाला आउटपुट भी कम है। तो ऐसे रॉ मटेरियल वाले इंडस्ट्रीज़ को फ्रूटफुल कहाँ होगा लगाना? वहीं पर फ्रूटफुल होगा जहाँ पर वो रॉ मटेरियल मिलता है। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री,
बहुत ज़्यादा आयरन चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बल्कि है, भारी है, उसको प्रोसेसिंग करना है तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हट जाएंगी, लास्ट में हमें आयरन मिलेगा, वो भी बल्कि है। तो हम कच्चे माल को इतने भारी जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं उन सारी इम्प्योरिटीज़ को लेकर आए। मान लीजिए यहाँ पर हमें रॉ मटेरियल आयरन मिलता है, हमने इंडस्ट्री यहाँ इस्टेब्लिश कर दी, तो इतनी दूर तक हम उसको ट्रांसपोर्ट कर कर लेकर आएंगे, इम्प्योरिटीज़ को भी और आयरन को भी, तो हमारा तो प्रॉफिट अर्न करने का पर्पज ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के पास में इस्टेब्लिश्ड होगी। मान लीजिए हमारा रॉ मटेरियल बहुत हल्का है, बहुत लाइट वेट है, जैसे हमें घड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री है, थोड़ा सा रॉ मटेरियल चाहिए होता है, एक ट्रक जो सिलिकॉन की चिप्स हैं, जो चिप लगी रहती हैं उनमें, उन चिप से तो बहुत सारी घड़ी बन जाएंगी, तो उनको हम कहीं भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हमारा रॉ मटेरियल अगर हमारा बल्कि और भारी रॉ मटेरियल है तो इंडस्ट्री हमें वहीं लगानी पड़ेगी जहाँ पर वो मिलता है, तभी हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो, हर एक इंडस्ट्री के लिए एनर्जी सोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पहले ट्रेडिशनली हमारे पास चारकोल था, लकड़ी थी, उसके बाद में कोल आ गया, आज हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो हर एक इंडस्ट्री के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एनर्जी सोर्स चाहिए होते हैं। जैसे ज़्यादातर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश है, जहाँ पर आयरन तो मिलता है, साथ साथ में कोल भी मिलता है, क्योंकि एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटू में हमें आयरन मिलता है, आयरन ओर मिलता है, वहीं पर झरिया, रानीगंज, यहाँ पर हमें कोल भी मिलता है। तो आयरन और कोल दोनों बल्कि मटेरियल हैं, दोनों हमें मिल जाते हैं, इसीलिए हमारी इंडिया में जितनी भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इसी छोटा नागपुर प्लेटू पर इस्टेब्लिश्ड है। तो इस सोर्स ऑफ एनर्जी। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये वहीं पर इस्टेब्लिश है जहाँ पर हमें एनर्जी सोर्स मिलेगा। तीसरा है डिस्टेंस, आप प्रोडक्ट बना रहे हो, किसी भी इंडस्ट्री में कुछ भी प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं मार्केट में जाने के लिए ही तो बन रहा है। तो डिस्टेंस से हमारा मतलब है कि इतनी डिस्टेंस पर वो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो कि आसानी से मार्केट तक पहुंच सके, या फिर हमारा ट्रांसपोर्टेशन की जो मीन्स हैं, यहाँ पर हमारा दूसरा मतलब ये ट्रांसपोर्ट, यानी हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं, यातायात के साधन हैं, वो अवेलेबल होने चाहिए। जैसे ज़्यादातर ये स्टील प्लांट्स हैं, ये कोई दिल्ली कोलकाता रूट से कनेक्टेड है, कोई कोलकाता मुंबई वाले रूट से कनेक्टेड है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को पहुंचने के लिए मार्केट भी तो चाहिए। मार्केट कैसे पहुंचेंगे जब तक ट्रांसपोर्ट के मीन्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो मीन्स अवेलेबल होने चाहिए, तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज उन रूट पर अवेलेबल हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है। वाटर सप्लाई, कोई भी इंडस्ट्री है उसके लिए पानी की ज़रूरत है, रॉ इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए, मशीन्स को कूल डाउन करने के लिए, और भी बहुत सारे जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कलरिंग के लिए, डाइंग के लिए वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो हम कोई भी इंडस्ट्री ऐसे प्लेस पर नहीं इस्टेब्लिश कर सकते जहाँ पर पानी की कमी है या पानी अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हम देखते हैं रिवर बैंक के किनारे इस्टेब्लिश्ड है, या फिर कोई भी इंडस्ट्री है वहाँ पर कोई ना कोई पॉन्ड, रिवर हमारे पास सोर्स है। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। कोई भी हमारी इंडस्ट्री क्यों ना हो, उसमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो अनस्किल्ड लेबर हो, कई बार स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें ये लेबर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए हाईटेक इंडस्ट्री है, हाई टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री है, जैसे टेलीविज़न इंडस्ट्री, वॉच इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें बहुत अच्छी स्किल्ड लेबर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, तो अच्छी स्किल्ड लेबर चाहिए। कई बार हमें अनस्किल्ड लेबर चाहिए, प्लांट में काम करने के लिए अनस्किल्ड लेबर चाहिए, सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए। तो कोई भी इंडस्ट्री हो उसके लिए हमें लेबर चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए एबिलिटी ऑफ लेबर होना चाहिए। जैसे हम आजकल के टाइम पे देख रहे हैं बहुत सारे हमारे जो लेबर्स हैं, मजदूर हैं, वो गुजरात से, महाराष्ट्र से अपने नेटिव प्लेस यूपी बिहार आने की कोशिश कर रहे हैं या आ रहे हैं। तो ये क्यों गए थे वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर गुजरात में, महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रीज डेवलप है, उसमें काम करने के लिए गए थे, तो लेबर की सप्लाई कर रहे थे वहाँ पर। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर होनी चाहिए। मैनेजमेंट, आजकल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वैसे तो सभी इंडस्ट्रीज़ का पुराना टेंस, लेकिन आजकल भी इंडस्ट्रीज़ का मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। तो प्रॉफिट अर्निंग के लिए हाईली मैनेजमेंट चाहिए, स्किल्ड मैनेजर्स चाहिए, मार्केटिंग के लिए लोग चाहिए, प्रोडक्ट्स कम से कम दाम में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बन सके और मार्केट तक पहुंच सके, तो उस सब चीज़ के लिए हमें अच्छे मैनेजर्स चाहिए।
हाईली क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर सकें, कम से कम कॉस्ट में बना सकें, पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चाहिए। तो उस स्ट्रक्चर के लिए हमें मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आजकल के हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए कहाँ इस्टेब्लिश होंगी, जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होगी। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है कैपिटल। कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, हर एक के लिए कैपिटल, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे हम देख सकते हैं गुजरात महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज है, क्योंकि वहाँ पर पहले से पैसा अवेलेबल था, इन्वेस्टर्स वहाँ पर आए तो लोग मोटिवेट हुए, उन्होंने इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया। जमशेदजी टाटा के पास पैसा था, उनको यहाँ पर इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिली, या रॉ मटेरियल उन्होंने वहाँ देखा तो उन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया। तो हम कह सकते हैं कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो, हर एक इंडस्ट्रीज़ के लिए कैपिटल या पैसे की ज़रूरत पड़ती है। देख सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, क्यों? क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है। अफ्रीकन कंट्रीज़ रॉ मटेरियल है फिर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि एक फैक्टर ये भी है कि उनके पास में पैसा नहीं है। दूसरा है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। कई बार इनइक्वलिटी होती है, एक एरिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, उनके आसपास के रीजन में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ हैं जैसे इंडिया में झांसी के आसपास वाला बुंदेलखंड रीजन, महाराष्ट्र के ईस्टर्न पार्ट विदर्भ रीजन, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएँ नहीं है, तो इन्वेस्टर्स इन एरियाज़ में नहीं जाते। अब गवर्नमेंट बोल सकती है कि आप इन एरियाज़ में इंडस्ट्री लगाओ तो हम आपसे टैक्स कम लेंगे, इन एरियाज़ में इंडस्ट्री लगाओगे तो हमें आपको और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, तो मोटिवेट करेंगे जिससे इन एरियाज़ में लोग जाएं और वहाँ पर इन्वेस्ट करें, तो जिससे यहाँ के भी लोगों का डेवलपमेंट हो, इन एरियाज़ का भी डेवलपमेंट हो। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी है। एक एग्जांपल अगर दूँ, मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में कोई भी पेट्रोलियम का सोर्स आसपास नहीं है, कहीं से भी पेट्रोलियम नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद भी रिफाइनरी लगी हुई है। क्यों? गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट का डिसीजन कि यहाँ रिफाइनरी लगाएंगे तो आसपास के रीजन का डेवलपमेंट होगा, तो गवर्नमेंट डिसीजन था। इन्वायरमेंट, आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आने लगा है वो इन्वायरमेंट आने लगा है। इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, वातावरण बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है, तो गवर्नमेंट से इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है आसपास के रीजन में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाए, जैसे आगरा में ताजमहल बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया, पीला पड़ने लगा, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि आसपास के एरियाज़ में इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होंगी। फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने की, कांच की इंडस्ट्री प्रभावित हुई, तो इन्वायरमेंट ने डिसाइड किया कि वहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी या नहीं लगेगी। अगला फैक्टर है इंडस्ट्रियल इनर्शिया। कई बार ऐसा होता है कि एक इंडस्ट्री इस प्लेस पर, ए प्लेस पर हमने इंडस्ट्री, या इस प्लेस पर ये इंडस्ट्री लग गई, जिस वजह से लगी, जिन फैक्टर्स की वजह से लगी, वो फैक्टर्स अब नहीं है यहाँ पर, फिर भी ये इंडस्ट्री नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्रियल इनर्शिया है, वो वहीं पर डेवलप हो गई, तो या तो कैपिटल नहीं है, या फिर इन्वेस्टर्स को अगला रिस्क लेने की हिम्मत नहीं है, कहीं ऐसा हो हम दूसरी जगह लेके जाएं, वहाँ डेवलपमेंट हो या ना हो, तो इंडस्ट्रियल इनर्शिया भी बहुत बार रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर क्या है? जितनी भी ये हमारे सारे फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स पे डिसीजन लेने वाला कौन है? ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन के डिसीजन और उसकी फोरसाइटेडनेस, उसका विचार, उसके आइडियाज़ कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, इन फ्यूचर क्या होगा, ये सारे डिसीजन हमारा ह्यूमन ले रहा है। तो ये ह्यूमन फैक्टर भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिर वहाँ पर इंडस्ट्री हम लगाएं या लगाएं। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो हम इंडस्ट्रीज़ को कई बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ यूज्ड रॉ मटेरियल, आउटपुट एंड ओनरशिप। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पर हम इंडस्ट्रीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो यहाँ पर हम देखेंगे साइज के बेसिस पर, यहाँ पर हमें 3 चीज़ें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। यूज्ड रॉ मटेरियल, यहाँ पर कम रॉ मटेरियल यूज होता होगा, यहाँ उससे ज़्यादा होता होगा, यहाँ उससे ज़्यादा। प्रोडक्शन, यहाँ कम प्रोडक्शन होगा, यहाँ इससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, लार्ज स्केल में उससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। लेबर, यहाँ पर बहुत कम लेबर काम करती होगी, यहाँ पर इससे ज़्यादा लेबर काम करती होगी, यहाँ पर स्मॉल स्केल से भी ज़्यादा लेबर काम करती होगी। तो हम 3 टर्म को याद रखेंगे,
प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल एंड कैपिटल। यहाँ कम पैसा लगा होगा, यहाँ इससे ज़्यादा और यहाँ पर इससे ज़्यादा। तो इस कॉटेज इंडस्ट्रीज के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को हम देख लेते हैं। स्मॉल यूनिट है कॉटेज, मतलब अगर हिंदी में बात करें तो कुटिया, यानी एक बहुत स्मॉल यूनिट है जिसमें घर के लोग या फिर आसपास के ही कुछ लोग, आस पड़ोस के घर के लोग ही काम करते हैं, वो कॉटेज इंडस्ट्री है। मैकेनाइजेशन, मशीन का उपयोग बहुत कम होता है, थोड़ा मोड़ा कुछ हो गया तो हो गया, नहीं तो सारा प्रोसेस हाथ से होगा। तो स्मॉल यूनिट है, मैकेनाइजेशन बहुत कम है, सारा प्रोसेस हाथ से होगा। आसपास के एरियाज़ में जो रॉ मटेरियल मिलता होगा उसी का इसमें यहाँ पर उपयोग किया जाता होगा। सेल्फ मेड इक्विपमेंट, अगर कुछ इक्विपमेंट बना भी रखें तो खुद से बना रखे होंगे, कहीं किसी बाहर इंडस्ट्री से या किसी शहर से परचेस करके नहीं लेकर आए होंगे। छोटे छोटे इक्विपमेंट्स, छोटे छोटे औजार उनके पास में होंगे। लोकल मार्केट में बेचते होंगे, लोकल मार्केट के लिए बनाया होगा और बहुत कम थोड़ा सा प्रोडक्शन होता होगा। हालांकि ये लोकल मार्केट वाली बात मैं आपको बता दूं, लोकल मार्केट का वैसा है कि इन लोगों को भी एक्सपोजर मिलने लगा है, तो इन लोगों के प्रोडक्ट भी बाहर दूर दूर तक जाने लगे हैं, लेकिन पहले वो लोकल मार्केट तक ही सिमटे हुए थे। जैसे बम्बू, बहुत सारे बम्बू के फर्नीचर बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। असम वगैरह की तरफ देखें तो हैट बनाई जाती है। तो लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल से थोड़ा सा प्रोडक्शन है और सेल्फ मेड इक्विपमेंट से वहीं के छोटी सी स्मॉल यूनिट ने बनाया हुआ है। घर और घर के आसपास के लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर बनाया हुआ है। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री। इससे बड़े लेवल पर आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होगा, यहाँ पर जो सेल्फ मेड इक्विपमेंट थे, औजार थे, उनकी जगह कुछ इक्विपमेंट्स ने, कुछ मशीनों ने ले ली होगी। यहाँ पर हम इनके मुकाबले थोड़ी ज़्यादा मशीनों का उपयोग करने लगे। लेबर की बात करें तो जो लेबर है, यहाँ पर घर के लोग और आस पड़ोस के लोग ही काम कर रहे थे कॉटेज इंडस्ट्री में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा लेबर काम कर रही होगी, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ये ज़्यादा लेबर काम करेगी। ये जो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होगा, वो प्रोडक्शन होगा, इस प्रोडक्ट को ये बड़ी इंडस्ट्रीज़ को बेच रहे होंगे। हो सकता है कई बार इनका प्रोडक्ट जो है वो हम डायरेक्टली यूज़ ना कर सकें, लेकिन हो सकता है इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को असिस्ट कर रहे हो। जैसे इंडिया चाइना में जो पावर लूम है, पावर लूम का बता दूं, कपड़ा 3 तरह से बनता है। एक तो हैंडमेड, हाथ से बनता है, जुलाहे जो बनाते हैं। दूसरा, उन्हीं मशीन्स में, उन्हीं जुलाहे वाली मशीन्स में मशीन फिट कर दी तो वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्शन बनेगा, उसको हम पावर लूम बोलते हैं। एक मिल होती है, फैक्ट्री होती है, बड़ी फैक्ट्री, इसमें 24 घंटे काम हो रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही हैं, वो अलग हुआ। तो यहाँ पर पावर लूम जो इंडिया चाइना में बहुत ज़्यादा है, वो पावर लूम क्या है, कपड़ा बना रहे हैं, मशीन से बना रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं है इनकी तरह, लेकिन हाँ मशीन, छोटी छोटी मशीनें उनके पास में है। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो पावर लूम, तो ये यहाँ पर पावर लूम एग्जाम्पल है इसका। लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री आप इमेजिन कर लीजिए, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है उसमें, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाएगा, बहुत दूर दूर तक बेचा जाएगा, बहुत ज़्यादा लेबर काम करती होगी, बहुत ज़्यादातर काम मशीनों से किया जाता होगा। जैसा हम देखते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, डिस्कवरी वगैरह पे कई बार हम देखते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, रोबोटिक आर्म्स आ रही हैं, काम कर रही हैं, रोबोट काम कर रहे हैं, बहुत सारी मशीनें काम कर रही हैं, मैकेनाइजेशन है, राउंड द क्लॉक, दिन रात काम चलता है, शिफ्ट में काम चलता है। एक शिफ्ट के मजदूर गए, दूसरे शिफ्ट के मजदूर आ गए, दिन रात काम चलेगा। इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट्स जाएंगे, एग्जाम्पल रिफाइनरी, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो ये सभी लार्ज स्केल में आ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बोलना चाहूँगा, प्रोडक्शन, यूज्ड रॉ मटेरियल एंड कैपिटल, यहाँ पर कम मात्रा में, इससे ज़्यादा में और इससे ज़्यादा में। तो ये हमारा साइज के बेसिस पर हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज्ड रॉ मटेरियल। हम उस इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज्ड क्या कर रहे हैं, कहाँ से वो यूज़ कर रहे हैं, तो इस बेसिस पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जिनमें रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा है, जैसे शुगर इंडस्ट्री, चीनी इंडस्ट्री, शुगर केन हमारा रॉ मटेरियल है,
तो शुगर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, फ्रूट इंडस्ट्री, कॉफ़ी इंडस्ट्री, तो इन सब में जो हमारे रॉ मटेरियल आ रहे हैं वो सभी रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहे हैं, तो इसीलिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, नहीं वो इंडस्ट्री जिनमें रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, रॉ मटेरियल मिनरल्स को यूज़ किया जा रहा है। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो रॉ मटेरियल कहाँ से आया, मिनरल से आया। कॉपर इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ये सभी इंडस्ट्री वो हैं जिनमें रॉ मटेरियल हम मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो मिनरल बेस्ड हो गई। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी जिनमें हम रॉ मटेरियल किसको यूज़ कर रहे हैं, केमिकल को यूज़ कर रहे हैं। जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, साल्ट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, इन सब में केमिकल यूज होते हैं, तो ये केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, यानी जिनमें हम फॉरेस्ट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। पेपर एंड पल्प, पेपर इंडस्ट्री, यानी जो हमारा लकड़ी होती है, पल्प होता है, उसको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। वुड इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, तो ये हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, जिनमें जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, एनिमल से आ रहा है। जैसे वूल भेड़ के ऊपर से आ रही है, तो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। मीट इंडस्ट्री, एनिमल से हमें मिल रहा है, तो ये हमारा रॉ मटेरियल, यूज्ड रॉ मटेरियल के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, यानी जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनसे जो प्रोडक्शन हो रहा है या आउटपुट हमें जो मिल रहा है वो क्या है। तो बेसिक इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री मीन्स वो इंडस्ट्री जो अदर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, हमें जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से प्रोडक्शन मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, जैसे क्या मिल रहा है, आयरन एंड स्टील मिल रहा है, उस आयरन एंड स्टील पर बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज बेस्ड हैं। जैसे रेलवे, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसको आयरन प्रोवाइड करेगी, उससे वो अपना रेल के डिब्बे बनाएंगे, पटरी बनाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे, ठीक। तो यानी वो इंडस्ट्रीज़ जिनके ऊपर और इंडस्ट्रीज़ डिपेंड हैं। कॉपर इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री जो कॉपर के मटेरियल बना के देगी, उससे कॉपर इंडस्ट्री वायर बनाएगी, ट्रांसफार्मर वाली कॉयल बनाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें बनाएगी। तो यानी वो इंडस्ट्रीज़ जिनके ऊपर दूसरी इंडस्ट्री डिपेंड है, तो वो हमारी कहलाती है बेसिक इंडस्ट्री। जबकि कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री, यानी इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर, उपभोक्ता डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। टीवी, एक बार टीवी बन गई, उसका और कोई तो कुछ बनने जाना नहीं है, तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। रेडियो, ब्रेड, ठीक है। तो ये सारी इंडस्ट्री हैं कंज्यूमर बेस्ड, यानी आउटपुट के बेसिस पर जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस हुआ, जो प्रोडक्ट बने, उनके बेसिस पर दो प्रकार से हो सकती हैं, बेसिक इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी मालिकाना हक के आधार पर, मालिक के आधार पर। तो मालिक के आधार पर अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइवेट एंड जॉइंट। पब्लिक सेक्टर यानी एक तरह से जिनकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, जिनकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टील प्लांट्स हैं और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सारी इंडस्ट्री का मालिक गवर्नमेंट है, तो वो सारी इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर में आएंगी। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जिनकी ओनरशिप या तो किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के पास है, तो हमारी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है। ये हमें यूके, यूएसए, यहाँ पर ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ हमारी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। जॉइंट सेक्टर, जॉइंट का मतलब दोनों, पब्लिक भी और प्राइवेट भी, यानी गवर्नमेंट भी और प्राइवेट इंडिविजुअल भी। यानी कुछ पैसा, कुछ कैपिटल तो गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, कुछ शेयर गवर्नमेंट के और कुछ शेयर प्राइवेट इंडिविजुअल के हैं। जैसे अगर हम बात करें मारुति सुजुकी, तो ये इंडियन गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ने पैसा लगाया हुआ है और जापान की सुजुकी कंपनी, तो इन दोनों का जॉइंट वेंचर है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ओनरशिप के बेस पर हम पब्लिक, प्राइवेट एंड जॉइंट सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं। इस चैप्टर का हम रिमेनिंग पोर्शंस या और जो टॉपिक बचे हुए हैं उनके लिए नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे।